नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीके राइसिंग झोरड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हमारा टॉपिक चल चुका है शब्द विचार। कौन सा टॉपिक चल गया अपना? शब्द विचार। और शब्द विचार में हमने देखा कि हिंदी के अंदर कहाँ से शब्द आए हैं। तो कल की पूर्व की क्लास अगर आपने लगा लिया तो उससे आगे वाला भाग आपको समझ में आएगा। नहीं लगाइए तो आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा से आए, हिंदी से आए, विदेशी भाषा से आए, देशज से आए, अरबी फारसी से आए, संकर शब्द आए। तो इन सब चीज़ों का जिक्र हम पीछे कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो था उत्पत्ति और इतिहास के आधार पे। अब नेक्स्ट जो है इसी में आप लिख सकते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का निर्माण होता है ना, रचना और बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रचना और बनावट के आधार पे कितने प्रकार हैं। तो भाई 3 प्रकार हैं। पहला है रूढ़। कौन से शब्द है? रूढ़ शब्द, ये लो। 2 नंबर की बात करें, दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द, ये समझाता हूं मैं भी आपको। यौगिक शब्द। तीसरा है आपका योग रूढ़। ठीक है, तो 3 तरह से अगर हम बात करें बनावट की, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो 3 तरह से ये शब्द आए हैं। अब रूढ़ शब्द की बात करें तो इसे मूल शब्द कह सकते हो। ऐसा शब्द जिसके खंड संभव नहीं है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि ऐसे शब्द जिनके खंड संभव नहीं है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका अर्थ निरर्थक हो जाता है, उनका कोई सार नहीं रहता। वो कौन से कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो अपन यहां लिख देते हैं टुकड़े संभव नहीं है या खंड संभव नहीं है। टुकड़े संभव नहीं। शॉर्ट्स में करवाएंगे, मैं बोल रहा हूं वो चीजें आप लिख लिया करो, बस बात ये है। जैसे अगर बात करूं, यहां मैंने लिखा घर। अब घर में कितने वर्ण हैं? 2 हैं। अब मैं इस तरह लिख दूं घ और र, तो दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया? निरर्थक हो गया। ये रूढ़ शब्द ही रहेगा, घर का घर ही रहेगा। घर का क्या रहेगा? घर ही रहेगा। जैसे अगर मैं इसमें और लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो पैर, रात, दिन। ये सब चीजें क्या हैं? ये रूढ़ है। इनका अर्थ अगर इनको अलग कर दिया तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये निरर्थक हो जाएंगी। अब यौगिक में देखो, अब इनमें क्या होगा? इनके टुकड़े भी संभव होंगे। क्या होंगे? टुकड़े संभव। अब यौगिक का अर्थ होता है, योग तो आप जानते हो ना, मिलाना। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। और दोनों शब्दों को अगर जब हम अलग करें तो भी उनका क्या बनेगा? अर्थ बन जाएगा। यानी इनके टुकड़े या खंड क्या हैं? संभव हैं। इनके टुकड़े या क्या हैं? संभव है। कैसे? जैसे मैंने लिखा पाठशाला। क्या लिख दिया मैंने? पाठशाला। अब देखो, मैं इसको पाठ को अलग लिख दूं और शाला को अलग लिख दूं तो देखो दोनों का अर्थ अलग अलग है। दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, पाठ का पाठ और शाला का शाला निकल रहा है ना। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। आप यहां कह सकते हैं इसको कि जहां उपसर्ग और प्रत्यय, जहां उपसर्ग प्लस प्रत्यय जुड़े हों वो कौन से शब्द होते हैं? वो यौगिक शब्द होते हैं। इसमें आप कितने भी उदाहरण लिख सकते हो। जन्मभूमि है, राजपुत्र है, आप लिख सकते हैं। उदाहरण लिखना चाहो तो राजपुत्र हो जाएगा, जन्मभूमि हो जाएगा। तो देखो दोनों शब्दों को अलग अलग करेंगे, दोनों का सार्थक अर्थ निकल जाएगा। परंतु एक बात आपने ध्यान रखनी कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं? या तो वो उपसर्ग से जुड़े होते हैं या फिर वो प्रत्यय से जुड़े होते हैं। अब और क्या होते हैं गुरु जी? समास वाले भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। समास में भी इस तरह से जुड़े होते हैं ना, 2 शब्द पास पास आ जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? यौगिक शब्द होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये व्याकरण की इकाइयां हैं जिनका अलग से अध्ययन हम करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये सारे क्या है? यौगिक शब्द हैं। अब योग रूढ़ देखो, योग ये रहा, रूढ़ वो रहा। यानी जब योग शब्द, यानी वे शब्द जो योगी जिनका अर्थ तो रूढ़ होता है, अर्थ क्या होगा? रूढ़ होगा, परंतु वो किसी न किसी के योग से बन जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यानी वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ होता है। मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी मिलकर तो बने हैं, परंतु उनका अर्थ क्या होता है? रूढ़ होता है। वो क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। अब दोनों शब्दों को क्या कर दिया हमने? मिला दिया। कैसे? अब इनका जो अर्थ होता है
वो सामान्य नहीं होता, सामान्य से थोड़ा सा हटकर होता है। ये अपने लिए विशिष्ट हो जाते हैं, ये अपने लिए क्या हो जाते हैं, विशिष्ट। इनका अर्थ सामान्य नहीं होता। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक अर्थ निकलेगा। जैसे मैंने कहा पंकज, क्या लिख दिया मैंने, पंकज। अब इनमें दो हैं, देखो पंक और ज, ये लो। अब पंक मीन्स कीचड़ होता है और ज मीन्स जन्म लेना होता है। कीचड़ में जन्म कौन लेता है, यानी यहां तीसरा अर्थ निकल रहा है, अर्थात कमल का पर्यायवाची है। पंकज किसका पर्यायवाची है, कमल का। देखो योग रूढ़ हो गया, जुड़ गया तो यौगिक हो गया, और रूढ़ इसलिए हो गया क्योंकि इसने दूसरा ही अर्थ दे दिया, कमल का अर्थ दे दिया। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। जहां पर ये अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो बहुवरी समास जो है ना आपका, वो मेन यही आता है। बहुवरी समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे क्या है, योग रूढ़ हैं। जैसे मैंने कहा गजानन, अब आप इसको तोड़ लो। गज मीन्स हाथी होता है और आनंद मीन्स सिर होता है, यानी हाथी का सिर किसके है भाई, ये गणेश जी का पर्यायवाची है, ये लो। तो तीसरा अर्थ निकला कि नहीं निकला, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब दोनों यौगिक तो होता है परंतु अर्थ में रूढ़ होता है, सामान्य अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ होता है, वो क्या कहलाएगा आपका, बहुवरी समास। और बहुवरी समास के लगभग जो उदाहरण है वो क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये रूढ़ या बनावट के आधार पर कितने प्रकार है। अब मैं एक साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ये लो भाई स्क्रीनशॉट लगा लो। कल मैंने मैसेज पढ़ा कि गुरुजी आप एक साइड हो जाया करो, हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो ले लो भाई, ये लो। चलें आगे। अब अपन 3 नंबर पे पढ़ेंगे। 3 नंबर पे अपन पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पे, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द। अब देखो अर्थ के आधार पर शब्द, यानी अर्थों के आधार पर भी शब्दों को लिया गया है। कैसे, देखो इसी के पहला आता है इसका पर्यायवाची बोलते हो आप, तो पर्यायवाची बोलते हो, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं इसको। परंतु वो अर्थ कह दे और वो आपको उड़ाना ही चाहे तो वो यहां पे लिख देगा ना शमनार्थी, शमनार्थी, शमनार्थी शब्द। अब देखो समान अर्थ देने वाले शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। परंतु आपने यहां देख लिया शमनार्थी शब्द बोल दिया उसने, समान अर्थ देने वाले, जिनका अर्थ क्या होता है, समान होता है। तो वहां से भी तो शब्द आए हैं। कैसे, अगर मैंने यहां लिखा दिन, मैंने क्या लिख दिया, दिन, और दिन को मैं लिख सकता हूं वार लिख सकता हूं, अहन लिख सकता हूं, होता है ना अपराहन, ऐसे बोलते हैं। तो दिन वार, तो अर्थ तो एक ही है ना। तो वो शब्द भी तो हिंदी व्याकरण में जुड़े हैं, हम शब्द विचार कर रहे हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं, दिन को दिवस कहते हैं गुरुजी, ठीक है जी। और क्या कहते हो, दीवा कह देते हैं। तो ये सारे शब्द, ये ध्यान रखना, अर्थ के आधार पे हैं, इनका अर्थ एक ही होता है। तो यहां से भी शब्द जुड़े हैं। नंबर 2 की बात करें, एकार्थक शब्द। कौन से शब्द है, एकार्थक शब्द, जिनका क्या होता है, एक ही अर्थ होता है। जिनका क्या होता है, एक ही अर्थ होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिनका अर्थ क्या होगा, अर्थ एक ही होगा, अर्थ एक ही, ठीक है, एक ही। अर्थात कहने का भाव हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा या व्यक्तिवाचक कह दो, ठीक है। ये मैंने व्यक्तिगत लिख दिया, कोई बात नहीं, व्यक्तिवाचक लिख लेना आप इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण हैं वो एकार्थिक होते हैं, जिनका अर्थ एक होता है। कैसे, मैंने लिखा गंगा, तो अब गंगा का अर्थ गंगा ही निकलेगा, है ना। मैं पूरी लाइन बोलूंगा तो उसका अर्थ अलग हो सकता है। मैंने कहा गंगा बहती है तो यहाँ नदी है, और मैं कह दूं गंगा आ रही है तो भैया कोई लड़की आ रही है उसका नाम गंगा है। मैंने कहा बिहार, अब देखो बिहार कह दूं, राजस्थान कह दूं, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये एकार्थक है, इनका अर्थ एक ही निकलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा मुझे तो, अब कौन सा महीना चल रहा है आपका, अप्रैल चल रहा है, तो ये लो अप्रैल, ठीक है। मैं कह दूं मुझे तो कनाडा जाना है, ये लो कनाडा। तो ध्यान रखिएगा, जिनका एक ही अर्थ निकले वो एकार्थक शब्द कहलाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। नंबर 3 की बात करें, अनेकार्थक शब्द। ये अर्थ के आधार पे भेद कर रहे हैं, अनेकार्थक शब्द। अब देखो, देखने में क्या दिख रहा है आपको, जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, अनेकार्थक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां अगर बात करें
एक एग्जाम्पल लेते हैं, आम। अब देखो आम, आम मैं कह दूं तो आपको लगेगा आम तो गुरुजी आम तो आम ही होता है, फल होता है गुरुजी। आप क्या कहोगे मुझे? फल कह दोगे। तो भाई इसका अर्थ फल भी होता है, व्यापक भी होता है, सामान्य भी होता है। मैं तो आम आदमी हूं गुरुजी, तो तू कोई खाने वाला फल थोड़ी है, सामान्य भी होता है। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, होते हैं ना। जैसे मैं कह दूं कर, कर मीन्स ऋण भी होता है, ठीक है, कर मीन्स हाथ भी होता है, और कर मीन्स आपका क्रिया भी होती है, काम करने वाली, तू ये काम कर। तो ये देखो शब्द एक है, अर्थ क्या है? अलग अलग है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी। एक आपने वो दोहा भी सुना होगा, सारंग ले सारंग चली, सारंग उब्यो आए, सारंग सारंग माए धर्यो, सारंग सारंग माए। यानी यह सारंग शब्द कितनी बार आया है? और सारंग शब्द के तो कम से कम 1000 पर्यायवाची हैं। सारंग जहां कुछ भी ना सूझा वहां पर, अब देखो सारंग शब्द की कितनी महिमा है कि सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, यानी सारंग का अर्थ है मटका, सारंग ले सारंग चली अर्थात सारंग, दूसरे सारंग का अर्थ है महिला, एक महिला मटका लेकर चली। सारंग उब्यो आए, यानी सामने से क्या आ गए? सारंग मीन्स बादल, और सामने से क्या आ रहे हैं? बादल उभर कर आ रहे हैं। सारंग सारंग माए धर्यो, यानी सारंग का अर्थ है सारंग जो महिला थी उसने सारंग माए धर्यो, यानी उसने अपने कपड़े उतार के उस घड़े के अंदर रख लिए। सारंग सारंग माए, और महिला जो थी सारंग सारंग माए, यानी तालाब के अंदर चली गई, यानी मटके के अंदर अपने कपड़े रख के मुंदा रख दिया ताकि भीगे नहीं, और वो तालाब में चली गई। तो एक शब्द है, उसके बहुत सारे अर्थ हैं। मैंने आपको जो पहुंची भेजी थी वो आपके यहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची, तो वो पहुंची आपके यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ पहुंची शब्द क्या है? अनेक अर्थ देने वाला है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया 3 नंबर। इसी के अंतर्गत आता है आपका विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। विपरीतार्थक शब्द बोल देते हैं, इनको विलोम शब्द बोलते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी तो है, जैसे दिन का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी हिंदी के अंतर्गत है। रचना के आधार पे 5 प्रकारों में बांटा गया है। 4 प्रकार ये रहे, जैसे दिन को मैं कह दूं रात, ठीक है, दिन, मैं दिन ने रात लिख दूं के, तेरे पर कोई बात लिख दूं के, मैं तने राजा लिखना चाहूं है, तने रानी लिख दूं के, इं भी गानों सो चाले नहीं आजकल, बस भाई बात है। तो थे जिया लिखना चाहो भी लिख लो है, गानों मैंने पूरा आवे पर कॉपीराइट आ जाए, खातर मैं उल्टो पुल्टो बोलियो इन्हें, ताकि कोई दिक्कत ना आवे। आ बात थी ध्यान रख लियो, ओके। बात कोई शानी लिख दूं के, बता तेरे पे कहानी लिख दूं के, मैं राजा लिखना चाहूं तने मैं रानी लिख दूं के। गानों तो यह है पर करा के आप हिंदी के सामने पढ़ना कि मैं तने दिन लिखना चाहूं तने रात लिख दूं के। अच्छी तरह याद करे करो। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या हैं? विलोम शब्द हैं। और 5वां है शब्दों के लिए एक शब्द। शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द, ठीक है। एक बड़ी सारी लाइन दे देंगे, जो कभी ना मरे। ये देखो, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, वो क्या कहलाएगा? ए का अर्थ होता है नहीं, और मर का अर्थ है मरना। जो कभी ना मरे वो क्या कहलाएगा? अमर कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान देनी है, ओके। तो इसी के अंतर्गत ये अपना टॉपिक हो गया पूरा। अब आपका जो आगे टॉपिक आता है इसी के अंतर्गत चौथा प्रकार आता है आपका रूप और प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर, आधार पर क्या? शब्द, आधार पर शब्द। अब देखो, रूप और प्रयोग के आधार की बात कर रहे हैं। जब हम प्रयोग में लेते हैं शब्दों को या हम उनके रूपों की बात करें तो उनका रूप बिगड़ता रहता है, ठीक है। एक शब्द है उसका हम रूप बिगाड़ लेते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे। अब हैं कितने प्रकार के, तो यही समझाने का प्रयास करेंगे। ये 2 प्रकार के हैं बेटा। एक तो होता है विकारी शब्द, अच्छी तरह से याद कर लेना, पेपर में आपसे यही प्रश्न पूछता है वो, विकारी शब्द। और एक होता है आपका अविकारी शब्द। अब ए का अर्थ अगर आपको पता है तो आप समझ गए कि वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता
वो तो अविकारी हो गए। और विकारी कहते हैं कि वे शब्द जिनके आगे पीछे लगने से क्या हो जाता है, शब्द बदल जाता है, वो क्या होंगे, विकारी होंगे। अब सबसे पहले अपन बात करें विकारी शब्दों की, तो हम लिख सकते हैं लिंग, कारक, ठीक है, लिंग, कारक, वचन, काल के कारण रूप परिवर्तन हो जाए, रूप परिवर्तन हो, वो क्या कहलाएंगे, ध्यान रखना, विकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब विकारी शब्द व्याकरण में कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। यहां पे व्याकरण में देखो, संज्ञा क्या है, विकारी है, सर्वनाम क्या है, विकारी है। कैसे है मैं बताऊंगा आपको। सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सब क्या हैं, विकारी हैं। ये अपना रूप बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा राम घर जाता है, ठीक है, यहां राम देखो कोई परिवर्तन नहीं है ना, संज्ञा है, घर क्या है, क्रिया, जाता है। और इसी को मैं, राम को मैं कह दूं वे, अब वे क्या हो गया, अधिक हो गया, रूप बदल लिया इसने, वे घर, तो क्रिया भी संज्ञा के अनुसार अपना रूप बदल लेगी, जाते हैं। ये लो, साथ में क्रिया ने क्या आ गया, सर्वनाम में बदल गया, क्रिया यहां बदल गई, ये जाता था सिंगल थी, ये बहुवचन हो गई। तो देखो लिंग, अब मैं यहां कह दूं सीता, सीता घर जाती है। अब देखो यहां क्या था, लिंग था, यहां पुल्लिंग था, तो यहां क्रिया भी पुल्लिंग थी, परंतु यहां अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो इसने अपना रूप बदला कि नहीं बदला। कारक के आधार पे रूप बदल जाते हैं, वचन के आधार पे, एक वचन बहुवचन मैंने आपको बता दिया। तो ये सब चीजें अगर परिवर्तित हो रही हैं तो वो ध्यान रखिएगा, आपका क्या कहलाएंगे, विकारी कहलाएंगे। अब जैसे सर्वनाम में एक उदाहरण आया था, मैं देखो किस तरह बदल जाएगा, मैं मुझसे हो जाएगा, मुझसे। मेरे से क्या काम है, मेरे से, है ना। ये चीजें देखो, मुझको, ये कारक आ रहा है ना, ये देखो कारक, मुझसे, मुझसे, मुझको, मुझको तुम बुला देना है, ये चीजें, ये देखो ये अपना रूप बदल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, जैसे हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमी, हमसे, ये सब चीजें क्या अपना रूप बदलती हैं, और रूप बदलती हैं तो वो क्या कहलाएंगे, विकारी कहलाएंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल ले वो क्या कहलाएंगे, विकारी। और विकारी कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये जैसे पढ़ता, जाता, अब कोई पुल्लिंग आएगा तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी, अगर संज्ञा आपकी स्त्रीलिंग है तो संज्ञा भी स्त्रीलिंग में, क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी। जैसे ये देखो सीता, ये रही क्रिया, जाती, यहाँ एक वचन था तो क्रिया भी एक वचन थी, यहाँ बहुवचन हो गया तो क्रिया भी बहुवचन होगी। इन बातों का ये रूप बदलते हैं, इसी कारण इन्हें विकारी कहा जाता है। अविकारी क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में ही होता है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है उन पर किसी भी प्रकार का लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। अर्थात ये रूप परिवर्तन नहीं करते, रूप परिवर्तन नहीं करते भाई, रूप परिवर्तन नहीं करते। ये लो, ये बात आप लिखेंगे। अविकारी शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, चाहे वो एक वचन में आए, चाहे वो बहुवचन में आए, वो जैसा है वैसा ही आएगा। चाहे वो स्त्रीलिंग में आए, चाहे वो पुल्लिंग में आए, वैसा ही आएगा। चाहे कारक में आए तो भी वैसा ही आएगा, चाहे काल के अनुसार आए तो भी वैसा ही आएगा। कैसे गुरुजी, होते कौन कौन से हैं, तो मैं लिख देता हूं पहले होते कौन कौन से। पहले तो देखो क्रिया विशेषण, फिर समझाता हूं आपको, एक एक उदाहरण साथ साथ में समझा दूंगा ना। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तो आप जानते हो ना, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, क्रिया थी धीरे, और मैंने 2 बार लिख दिया धीरे धीरे। अब इस विशेषता क्या होगी क्रिया की कि वो धीरे धीरे। अब मैं कह दूं कि सीता धीरे धीरे चलती है, सीता धीरे धीरे, धीरे धीरे आ गया, एक वचन है, धीरे धीरे आ गया। अब मैं कह दूं कि वे धीरे धीरे चलते हैं, तो बताओ मैंने क्रिया को क्या, संज्ञा को क्या कर दिया, बहुवचन में कर दिया और सर्वनाम में बदल दिया, फिर भी क्या प्रभाव पड़ा धीरे धीरे पर, नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है, तो ये बात अब आप इसे पुल्लिंग कर दो, राम धीरे धीरे चलता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, धीरे धीरे नहीं हुआ, धीरे धीरे का धीरे ही रहा।
तो ध्यान रखना क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 नंबर की बात करें, कोई भी संबंध बोधक हो, कोई भी संबंध बोधक अवयव, ये भी अपना रूप क्या नहीं करते, बदलते नहीं। संबंध बोधक कौन से, जो व्यक्ति के साथ संबंध दर्शाते हैं, है ना, वो कभी भी अपना रूप नहीं बदलेंगे, ना वो क्रिया के अनुसार बदल सकते, ना लिंग वचन कारक किसी के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया संबंध, मैं उसके पीछे से आ रहा हूं, मैं उसके पीछे से आ रहा हूं, तो आपसे यहां आ रही हूं तो भी करेंगे तो ये पीछे का पीछे ही रहेगा, क्या रहेगा, पीछे का। मैं कह दूं कि मैं तो छत पे था, छत पे, है ना, पे, पर, में, ये सब क्या है, ये संबंध बोधक है। छत से गिर गया, है ना, दूध में मक्खी गिर गई, चाय में मक्खी, दूध क्या था, पुल्लिंग था, परंतु चाय क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी, चाय में मक्खी गिर गई, तो में कोई प्रभाव नहीं आया, तो ये क्या है, संबंध बोधक संबंध बोधक शब्द होते हैं। नंबर 3 की बात करें, ये है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अवयव जो समूह में आते हैं उन सब का क्या कराते हैं, बोध। समूह का मतलब ग्रुप में, क्या आते हैं, ग्रुप में, और जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे आप यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे और, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, ये शब्द कभी भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये जोड़ने का काम करते हैं। राम और श्याम, सीता और गीता, कभी प्रभाव पड़ा इस पे, नहीं पड़ा। वे आए किंतु मैं चला गया, वो आई किंतु मैं चली गई, किंतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, एक ही रह गया तो फिर नया पेज क्यों ले। ठीक है, नंबर 4 विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, हे अरे भो परे, हे राम मन उठा ले, हे माता। अब राम भगवान पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है, कोई प्रभाव पड़ा। तो विस्मयादिबोधक जो होते हैं, हे, अरे, ये जो हैं ये कभी नहीं बदलते, ये अविकारी रहते हैं। तो इनमें आपने देखा होगा हाय, हाय राम, हे राम, ये सब चीजें क्या है, विस्मयादिबोधक के अंतर्गत आती हैं। तो ये कभी भी नहीं बदलते। जिनके आगे विस्मयादिबोधक इस तरह का चिन्ह लगा होता है वो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट शब्द विचार का। अब कल से हम स्टार्ट कर लेंगे इसके आगे वाला भाग, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि इसीलिए मैंने आपको विकारी शब्द करवाए हैं कि सबसे पहले हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें संज्ञा टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।